हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो है सीबीएसई का फिजिक्स का जो क्लास 12th का जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2024 का, ठीक है, 2024 का फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है सीबीएसई का क्लास 12th का, उसको सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अब एग्जाम आने वाले हैं तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस किस तरह आते थे पिछले 2 सालों से। सीबीएसई 2024 और 25 क्वेश्चंस बहुत ही स्टैंडर्ड आ रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हमें उसी लेवल की तैयारी करना है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो आज हम लोग सीबीएसई 2024, अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक बार में ये पूरा सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसीलिए आपको जो है कि हम पार्ट्स में करेंगे। तो आज हम लोग पार्ट 1 कर रहे हैं, ठीक है। तो सेक्शन ए ले रहे हैं जहां से पेपर स्टार्ट होता है, और पहला क्वेश्चन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। टू चार्जेस प्लस क्यू ईच आर केप्ट टू ए डिस्टेंस अपार्ट, यानी कि दो चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू और दूसरा भी है प्लस क्यू, वो दोनों एक दूसरे से टू ए डिस्टेंस अपार्ट। थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू, देखते हैं कितना है, माइनस टू क्यू था मुझे लग रहा है। क्वेश्चन में देख लेता हूं, एक मिनट। हाँ सॉरी, थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू, यहां पर है माइनस थ्री क्यू नहीं है। थर्ड चार्ज माइनस टू क्यू इज प्लेस बिटवीन द, इनके बीच में एक थर्ड चार्ज रखा हुआ है जिसकी वैल्यू है माइनस टू क्यू। अगर माइनस टू क्यू है तो ये बीचों बीच में रखा हुआ है, तो ये डिस्टेंस ए हो जाएगी और ये डिस्टेंस भी ए हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, या हिंदी में कहते हैं स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यानी कि चार्जेस रखे हुए हैं, इनकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी बनेगा। तो ऐसा कंसेप्ट बता देता हूं। जैसे मान के चलो एक सिस्टम है, सिस्टम चार्जेस का सिस्टम है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, ठीक है। तो ये तीनों ही जगह पर रखे हुए हैं। मान के चलो Q1 और Q2 के बीच की डिस्टेंस R12 है, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस R23, नाम रखना भी आसान है, और 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस R13 है। तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी डिनोटेड बाय U, अगर हमें निकालना है स्थितिज ऊर्जा, तो इसका फार्मूला होता है 1 बाय, पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज इनटू सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर Q1 और Q2 को लेंगे तो इनसे जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो Q1 Q2 अपॉन R12 बनेगा। किसी एक चार्ज या आवेश को फिक्स कर दो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी इसके मतलब इसके साथ देखो, इसके वजह से और इसकी वजह से, यानी कि 1 को 2 के साथ देखेंगे, 1 को 3 के साथ देखेंगे, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3, और Q1 और Q3 के बीच की डिस्टेंस R13। तो 1 को 2 के साथ इंटरेक्ट करा लिया, 1 को 3 के साथ करा लिया, 2 को 1 के साथ जब कराएंगे तो 2 को 1 के साथ हो चुका है, 1 का 2 के साथ होना, 2 का 1 के साथ एक ही बात है। 2 को 3 के साथ देखिए, तो 2 को 3 के साथ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 और उनके बीच की डिस्टेंस दैट इज R23। और 3, अब 2 को 3 के साथ हो चुका है, अब 3 को 1 के साथ पहले ही हो चुका है, और 3 का 2 के साथ इधर ही हो चुका है। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। देखिए यहां पर तो चलिए ठीक है, अगर मान के चलो एक से ज्यादा आवेश हैं, ज्यादा चार्जेस है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है, तब हम कैसे निकालेंगे इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तब हम कैसे निकालेंगे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। देखिए Q1 का इंटरेक्शन इन तीनों के साथ करा दीजिए, यानी कि आप पहले ये लिख लीजिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 चार्जेस हैं, तो 1 का 2 के साथ मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, फिर 1 को 3 के साथ 1 प्लस करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाय R13, फिर 1 को 4 के साथ, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइडेड बाय R14, तो 1 को सबके साथ इंटरेक्ट करा लीजिए। फिर 2 को, अब 2 की बारी, 2 को 1 के साथ कराने की जरूरत नहीं, 1 2 या 2 1 बोथ आर द सेम थिंग, तो 2 के 3 के साथ कराएंगे, 2 को 4 के साथ करा देंगे। अब 2 की बारी खत्म, अब 3 को वापस 1 के साथ कराने की जरूरत नहीं, 3 को 1 के साथ हो चुका है, 3 का 2 के साथ भी हो चुका, तो 3 का 4 के साथ बचा। 4 तो पहले ही सबके साथ हो चुका, 4 1 के साथ भी हो चुका, 4 2 के, यानी कि 1 2 3 4 5 6 टर्म्स बनेंगे, जैसे यहां पर सिर्फ 3 टर्म्स बन रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 4 नहीं दिया जाएगा क्योंकि 4 ज्यादा टाइम लेगा, बड़े क्वेश्चंस में आ सकता है। तो वैसे यहाँ पर 3 चार्जेस है, एक माइनस प्लस क्यू है, एक माइनस टू क्यू है, एक प्लस क्यू है, तो इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बनेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये पहला आवेश है Q, दूसरा चार्ज है माइनस टू क्यू, इसको 1 मान लो भैया, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, तो 1 को 2 के साथ, यानी कि Q इंटू माइनस टू क्यू, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है A, प्लस अब 1 को 3 के साथ करो तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q और इनके बीच की जो डिस्टेंस हो जाएगी दैट इज 2A, ठीक है। अब 2 की बारी किसके साथ, 3 के साथ, तो यानी कि ये हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई A, ठीक है। इन तीनों टर्म्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट साथ में Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई A कॉमन ले लीजिए, 1 Q इंटू Q तो बचे यहां से क्या -2, अच्छा -2 बचा, इसमें से बचा +1/2,
और इसमें से अगेन बचा -2। इन सब का एलसीएम लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ से आ जाएगा, क्यू स्क्वायर साथ में a आ जाएगा, और यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2, जो हो जाएगा -4 + 1 और साथ में फिर -4, तो -4 + -4 हो जाएगा -8 + 1 यानी कि 7। इसका मतलब ये हो जाएगा q²/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a इंटू -7/2। तो 4 और 2 मिलके 8 हो जाएंगे, तो -7 का कोई फैक्टर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर माना जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक है, पार्ट 1 चल रहा है आज हमारा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक है, मैंने और कंसेप्ट बता दी कि कैसे निकालना है। मैं पूरा बिल्कुल एकदम पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट पे नहीं जा रहा भाई। हमें सिस्टम दे रखा है, उसके पोटेंशियल एनर्जी को कैसे निकालना है, ट्रिक अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, बस ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसको थोड़ा देखना पड़ेगा ना, कहाँ से क्वेश्चन आया होगा तो मुझे लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स। ठीक है, दो बॉल्स हैं कंडक्टिंग में, यानी कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है। कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन। ठीक है, B1 एंड B2 आर गिवन। तो सेक्शन ए का हमारा दूसरा क्वेश्चन। हालांकि सीबीएसई के जितने क्वेश्चंस होते हैं सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी लिखा तो रहता है डी, लेकिन जो क्वेश्चन है वो सीरियल नंबर में ही चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सेक्शन ए खत्म होगा, ऐसा नहीं कि सेक्शन बी स्टार्ट होगा तो 1 से स्टार्ट होगा। जहां सेक्शन ए खत्म हो रहा है 15वां तो 16वां फिर सेक्शन होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमें याद रहेगा। चूंकि हम पार्ट्स में कर रहे हैं, हो सकता है हम रेगुलरिटी में ना करें, हो सकता है हम इरेगुलर वे में करें। अभी तो रेगुलरिटी चलती है। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन चल रहा है। टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2 आर गिवन -7 pc and +4 pc charges respectively. They are brought in contact. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। They are brought in contact with a third identical ball B3 with a third identical ball B3 with a third identical ball B3 and then separated and then separated and then separated and then separated. If the final charge on each ball, if the final charge on each ball, if the final charge on each ball is -2 पिको, इसको पिको कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो P लिखा हुआ है इट इज ये पावर को डिनोट करता है, पिको 10⁻²। ठीक है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता, हमें सारे आंसर पिको में ही दे रखे होंगे। If the final charge on each ball is then initial charge on B3, then initial charge on B3 was। ठीक है, क्वेश्चन को से घबराने की जरूरत नहीं है। अब पहला ऑप्शन है -2 पिको कूलम, दूसरा ऑप्शन है -3 पिको कूलम, तीसरा ऑप्शन है -5 पिको कूलम, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास -15 पिको कूलम। तो दीज आर द ऑप्शंस। ओके, अब क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है बेटा। क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है, टू आइडेंटिकल स्मॉल कंडक्टिंग बॉल्स B1 एंड B2। ठीक है, दो हमारे कंडक्टिंग बॉल्स हैं B1 एंड B2 और उनके पास -7 पिको कूलम बाय 4 पिको कूलम चार्जेस है। उनके पास इतना चार्जेस है रेस्पेक्टिवली, यानी कि B1 के पास -7 है और उसके पास 4 है। दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द थर्ड आइडेंटिकल बॉल B3। एक तीसरा आइडेंटिकल बॉल B3 है। B3 के बारे में कुछ नहीं कहा गया, ये नहीं कहा गया कि वो अनचार्ज है, यानी कि उस पे जीरो चार्ज, ऐसा नहीं कहा गया, यानी कि वो भी चार्ज होगा। कभी तो पूछा इनिशियल चार्ज कितना है, एंड देन सेपरेटेड। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा बॉल आया
और उनको टच किया, दे आर ब्रॉट इन, मतलब इन दोनों बॉल्स को इस तीसरे बॉल के साथ टच कराया, ब्रॉट इन कांटेक्ट, ठीक है। कॉन्टेक्ट, जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी को टच कराते हैं कंडक्टिंग वाले, तो चार्जेस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होते हैं, एंड देन सेपरेटेड, और फिर उनको टच करा के सेपरेट, मतलब समझ लीजिए ये ए है, ये बी है, तो एक बार ए के साथ सी को टच कराएगा, बी को साथ सी का, मतलब तीनों को आपस में टच करा दिया, आपस में टच करा दिया, तो इसमें आपस में टच कराने के बाद उनको फिर सेपरेट कर दिया। इफ द फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल, फाइनल चार्ज जो टच कराने के बाद उनको छोड़ दिया, टच कराने के बाद उनको फिर से फ्री कर दिया, तो फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल इज कितना, -2 पिकोकूलम, द इनिशियल चार्ज ऑन द बॉल इज। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वाला इसमें कंसेप्ट लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इसका मतलब है कि भैया आप कोई अलग से चार्ज तो आया नहीं है, पहले वाले पे चार्ज है Q1, दूसरे पे चार्ज है Q2, तीसरे पे चार्ज है Q3, पहले पे चार्ज है -7 पिकोकूलम, दूसरे पे चार्ज है +4 पिकोकूलम, तीसरे पे चार्ज है, मान के चलते हैं Q मान लेते हैं। तो इनिशियल टोटल चार्ज कितना है, इनिशियल टोटल चार्ज तीनों को मिला के, जो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है, इस मतलब अगर इन तीनों से मिला के सिस्टम बना ले, तो इस सिस्टम का जो टोटल चार्ज है वो -7 + 4 + Q है, यानी कि -3 + Q है, हो गया। इन तीनों को आपस में टच कराया गया, टच कराने के बाद फिर इनको फिर से वापस अलग अलग कर दिया। फिर इन्होंने कहा कि फाइनल चार्ज ऑन ईच बॉल, टच कराने के बाद उनको फिर से अलग अलग करने के बाद हर एक बॉल के पास -2 है, तो यानी कि अब जो नए चार्जेस हैं वो पहले वाले के पास ही -2 है, दूसरे वाले के पास ही -2 है, तीसरे वाले के -2, तो बताइए टोटल कितना हो गया, इसका टोटल हो गया -6। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो दिया नहीं गया है, यही चार्ज मतलब तीनों में इस तरह चार्जेस थे पहले, बाद में तीनों में चार्ज ये हो गए, यानी कि वो चार्जेस आपस में थोड़ा बढ़ गए, मतलब टोटल हमारे पास 100 रुपए है, तो एक के पास 20 था, एक के पास 40 था, दूसरे के पास भी 40 था, पहले तो ऐसा था, फिर हमने किसी को दे दिया कुछ, तो हमारा कम हो गया, दूसरे का बढ़ गया, लेकिन कुल मिला के आएगा 100 ही। तो इसका मतलब है कि पहला आवेश था -3 + Q और बाद में हो रहा है -6, ये दोनों इक्वल ही होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं -3 + Q = -6, तो Q की वैल्यू -6 + 3, यानी कि Q की वैल्यू हो जाएगी -3 पिकोकूलम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसमें -3 पिकोकूलम को हम टिक कर सकते हैं बेटा, ठीक है, -3 पिकोकूलम को हम टिक कर सकते हैं, ओके। चलिए ये तो बात समझ में आ गई। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगा है कि दो बॉल्स थी, उनका चार्ज इतना इतना गिवन था, उनको तीसरे चार्ज से तीसरा एक बॉल, उसी आइडेंटिकल बॉल, मतलब उतने ही साइज का बॉल, वो बिल्कुल वैसे ही मटेरियल का B3 है, उस B3 का चार्ज नहीं पता है, उनको टच कराया गया, टच कराने के बाद फिर उनको अलग अलग कर दिया गया, और अलग अलग करने पर हर एक बॉल के पास चार्ज बाद में -2 पिकोकूलम आया, तो एक्स्ट्रा चार्ज कहीं से नहीं दिए गए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहता है कि जितना चार्ज पहले था मतलब आपस में टच करने से पहले, उतना ही चार्ज टच करने के बाद होगा, यानी कि पहले वाले का जोड़ लो -7 + 4, तीसरे वाले का चार्ज नहीं, सो Q मान लो, बाद में सबके पास -2 -2 था, तो -6 हो गए, तीनों को ऐड करके और दोनों को इक्वल करके आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलिए, तो हमारा जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको हम पार्ट्स में सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, तो दो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, दोनों के दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर आधारित थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन ए का 2 और 3 को अभी स्किप कर रहे हैं, सॉरी 3 और 4 को स्किप कर रहे हैं, और उनको बाद में कर लेंगे, पहले क्वेश्चन मैग्नेटिक फील्ड का करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है अ स्ट्रेट वायर, ठीक है, अ स्ट्रेट वायर is kept horizontally along east-west direction, along east-west direction, along east-west direction। एक स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल सीधा वायर है, kept horizontally, मतलब horizontally मतलब ऐसे हॉरिजॉन्टल रखा है, खड़ा नहीं रखा है, इस तरीके से रखा है, ठीक है। is kept horizontally along east-west direction if a steady current, स्टडी का मतलब है एक कांस्टेंट करंट उसमें से फ्लो हो रही है, if a steady current flows in a wire, if a steady current flows in a wire from east to west, the magnetic field at a point, above wire will point
वायर, अभी लैंग्वेज से घबराना भी जरूरत नहीं है, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। विल पॉइंट टुवर्ड्स, पहला ऑप्शन है ईस्ट, दूसरा ऑप्शन है वेस्ट, बस वही चार ऑप्शन बना देंगे ये लोग सब मिलके, नॉर्थ, बचा कौन सा, दैट इज साउथ। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। ओके, दिस इज आवर क्वेश्चन, दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। A straight wire is kept horizontally along east west direction। ठीक है, इफ एक करंट है, सॉरी एक वायर है ईस्ट वेस्ट। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये जो है वो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। और स्ट्रेट वायर इज kept horizontally along east west direction, यानी कि एक ईस्ट से वेस्ट की तरफ मतलब एक वायर को रखा गया है, लेकिन मेन एक करंट किस डायरेक्शन फ्लो कर रही है। इफ अ स्टडी करंट फ्लोज इन अ वायर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये करंट आपकी फ्लो कर रही है। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव वायर, यानी कि इसके ऊपर एक पॉइंट है, मान के चलिए यहाँ एक पॉइंट है ए, और उस पॉइंट की डिस्टेंस को आर मान लेते हैं। हालांकि यहाँ पर से डायरेक्शन पूछा है, लेकिन फिर भी मैं पूरा कंसेप्ट बता दूंगा। तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट अबव वायर विल पॉइंट टुवर्ड्स, यानी कि वो कहना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट की तरफ होगी, वेस्ट की तरफ होगी, नॉर्थ की तरफ होगी, साउथ की तरफ होगी। इसमें कुछ नहीं करना है भैया, इसमें राइट हैंड का रूल लगा देंगे। ठीक है, या फिर आपको पता है, चलिए वो भी हम लगा सकते हैं, कौन सा, बायोट-सैवर्ट लॉ। तो बायोट-सैवर्ट लॉ कहता है कि अगर कोई करंट फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, तो जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड बनाना है उसकी तरफ एक पोजीशन वेक्टर होता है, दैट इज आर। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बायोट-सैवर्ट लॉ से फार्मूला होता है B dB = μ0/4 pi IDL क्रॉस R, IDL क्रॉस R अपॉन RQ। ठीक है, ये पूरा एक फार्मूला होता है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डायरेक्शन के लिए IDL क्रॉस R, यानी कि इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि A क्रॉस B। ठीक है, इसको A वेक्टर मान लीजिए, इसको B वेक्टर मान लीजिए। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पहले वेक्टर, राइट हैंड का रूल क्या कहेगा, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की उंगलियों को घुमाइए। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, और ये पॉइंट इसके जस्ट ऊपर है ये, तो इसको अगर हम ऐसे घुमा देंगे इसकी तरफ, इसको ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे इसको ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो ये हो जाएगा। अब अगर कभी आपको दिक्कत आती है, जैसे मतलब उंगलियों को घुमाने में दिक्कत आती है, कि मान लो ये पॉइंट नीचे होता, मान लो ये पॉइंट यहां पर होता नीचे ए, तो रेडियस वेक्टर इधर की तरफ होता, सॉरी पोजीशन वेक्टर यहां की तरफ होता, तो तब आप क्या करते हैं, देखिए कैसे रोल होता है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ राइट हैंड की उंगलियों को घुमाइए। तो पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ, ये देखिए ये पहला वेक्टर तो बिल्कुल ये जा रहा है कम, ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है, तो ईस्ट टू वेस्ट गया। और पोजीशन वेक्टर अगर ये पॉइंट मान के चलिए नीचे होता, तो ये वाला पोजीशन वेक्टर नीचे की तरफ होता, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहले वेक्टर से मतलब आईडीएल से आर की तरफ जाना है, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ जाना है, तो अंगूठा ये निकलेगा, अंगूठा ये निकलेगा। तो ये वाली जो डायरेक्शन होती है, ये कौन सी डायरेक्शन होगी, साउथ। देखिए एक बात समझ लीजिए, ये है नॉर्थ साउथ, बोर्ड में ऐसे बना है, इसका मतलब ऊपर की तरफ नॉर्थ नहीं है। देखिए अगर ईस्ट इधर है, यहां देखिएगा ईस्ट, अगर ये है तो ये वेस्ट होगा, अगर मेरे सामने में देखूं तो वो नॉर्थ होगा, पीछे की तरफ होगा साउथ। ये नॉर्थ साउथ बेटा खड़ा नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा, नॉर्थ साउथ कोई खड़ा नहीं होता, मेरे आगे की तरफ नॉर्थ होगा, मेरे आगे। अगर मैं यहां पर ऐसे घुमा रहा हूं, यहां उठा ये जा रहा है, यानी कि साउथ की तरफ जा रहा है। लेकिन ये तो मैंने, क्योंकि मैं उंगलियां के घुमा नहीं पा रहा था, इसलिए मैंने इधर की तरफ ले लिया। तो अगर इधर की तरफ आने पर इधर आ रहा है, तो जाहिर सी बात है जब ऊपर पॉइंट होगा तो रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब है साउथ की तरफ ना होके हमारा आंसर हो जाएगा कहां की तरफ, दैट इज नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता कर सकते हैं। वैसे यहां पर भी उंगलियां घुमा सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि उंगलियों को नहीं घुमा सकते, ऐसे करके हम घुमा सकते हैं, ऐसे करके हम घुमाएंगे तो अंगूठा उधर जाएगा। ये देखिए, इसको इस वाले वेक्टर से इस वाले वेक्टर से ऊपर की तरफ ले जाना है, तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा, अंदर मतलब कहां की तरफ, नॉर्थ। तो कंफर्टेबल जोन में आप ऐसे भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा, दैट इज नॉर्थ। ओके, इतना समझ में आपको आ गया होगा बेटा। चलिए ठीक है, ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल बेसिक्स पे हैं, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस हैं। तो अभी हमारा सीबीएसई का 2024 का आउटसाइड दिल्ली का जो पेपर सॉल्व हो रहा है, बहुत बढ़िया पेपर था वो, 2025 का भी बहुत बढ़िया था। तभी अभी हम सेक्शन ए का 1 पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन कर चुके हैं, और फिर हमने क्वेश्चन नंबर 5 भी अटेम्प्ट किया है अभी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने वाला क्वेश्चन है। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 1 kilo
अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस कितना है 100 ओम, ठीक है। गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर, यानी कि गैल्वेनोमीटर को धारामापी कहते हैं हिंदी में, उसको एमीटर में कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को। इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज, और एमीटर की जो रेंज होती है वो 0 से 1 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम 1 एम्पियर करंट वो ले सकता है। तो वही 1 एम्पियर को हमें लेके चलना है यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ कितना 0.1 ओम, using a resistance of 0.1 ohm. The ammeter will show full deflection, ammeter full deflection देगा। The ammeter will show full deflection for a current of about 4 ऑप्शन हमारे पास है। पहला है 0.1 मिली एम्पियर, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1 मिली एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है 10 मिली एम्पियर, और चौथा ऑप्शन है 0.1 एम्पियर। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन से घबराने की जरूरत नहीं है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो सब सही है। देखिए एक गैल्वेनोमीटर है, मान के चलिए ये एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। इस गैल्वेनोमीटर का अपना एक रेजिस्टेंस भी होता है, उसको हम इसी जी से ही डिनोट करते हैं। इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दीजिए, इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दीजिए, ये इस तरीके से, और इस छोटे से रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं, शंट कहते हैं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को हम लोग जी से ही डिनोट कर रहे हैं, और जो शंट एक छोटा सा रेजिस्टेंस है इसको हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। एक गैल्वेनोमीटर को अगर हमें अमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपको इसके पैरेलल में एक छोटा सा रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। शंट का मतलब वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, ओके। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान के चलो एक करंट यहां गई, आई मेन करंट आई है, इस आई का कुछ हिस्सा गैल्वेनोमीटर से जाएगा, दैट इज आई जी, और रिमेनिंग पार्ट यहां से जाएगा, दैट इज आई माइनस आई जी, इस तरीके से, ओके। तो ये है लग गया। अब गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज, अगर कभी आपको ऐसे दिया जाए कि एमीटर का रेंज 0 से 1 एम्पियर है, यानी कि ये जो फुल करंट है वो आई जो है वो 1 एम्पियर है, यानी कि आपको आई की वैल्यू 1 एम्पियर दे रखी है, ठीक है। यानी कि इतने पर वो काम करेगा, यानी कि इतना उसका मतलब कैपेबिलिटी है, इतनी उसकी कैपेसिटी है, यानी कि 1 एम्पियर वाली करंट जो इसमें से फ्लो होगी, किसमें से, एमीटर में से, ठीक है। और यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ एक गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस है, यानी कि हाँ हमें जी भी दे रखा है, जी की वैल्यू है 100 ओम, 100 ओम को कन्वर्ट करना है इतने एमीटर वाली रीडिंग में यूजिंग अ रेजिस्टेंस, ठीक है। हमें ये पता होता है कि जो रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, यहाँ पर लिखा नहीं है पैरेलल में, तो अंडरस्टूड है, यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, यानी कि शंट की वैल्यू दे रखी है 0.1 ओम, इतना आपको खुद पता होना चाहिए। भाई गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगाएंगे तभी जाके वो कन्वर्ट होगा, ठीक है ना बेटा, दैट इज 0.1 ओम, ये हो जाएगा। अच्छा, फिर फुल डिफ्लेक्शन द एमीटर फॉर अ करंट ऑफ अबाउट कितना, इसका मतलब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है द एमीटर विल शो फुल डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट ऑफ अबाउट, यानी कि हमको निकालना है आईजी, ठीक है, हमको निकालना है बेटा आईजी। क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि करंट क्या निकालना। देखिए गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस 100 ओम है, ठीक है भैया, गैल्वेनोमीटर उसको अमीटर में कन्वर्ट करना है, ऐसे अमीटर में कन्वर्ट करना है जिसकी रेंज 0 से 1 एम्पियर, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू 1 एम्पियर तक जा सकती है, यूजिंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम, यानी कि इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाएंगे छोटा सा, वैसे भी देखिए छोटा है, 100 के सामने 0.1 काफी छोटा है, तो ये हो गया शंट। द अमीटर विल शो, अमीटर फुल डिफ्लेक्शन देगा, मतलब ये जो पूरा जो गैल्वेनोमीटर के साथ जब शंट कनेक्टेड होता है ना, ये पूरा, तभी जाके ये माना जाता है अमीटर, खाली गैल्वेनोमीटर नहीं, खाली शंट नहीं, ये पूरा सिस्टम अब कन्वर्ट हुआ है अमीटर में। तो विल फॉर अ करंट ऑफ अबाउट, कितना करंट होगा, कितना करंट इस गैल्वेनोमीटर से जा रहा होगा ताकि वो फुल डिफ्लेक्शन दे, यानी कि आपको समझना है कि क्वेश्चन में हमें आईजी निकालना है, थोड़ी लैंग्वेज अजीब है लेकिन आप समझ लो। द अमीटर विल शो फुल डिफ्लेक्शन, यानी कि अमीटर फुल डिफ्लेक्शन देगा, यानी कि अमीटर की रीडिंग 1 एम्पियर है, यानी कि अमीटर मतलब मेन करंट की रीडिंग 1 एम्पियर है, कितने करंट के लिए, यानी कि आपको गैल्वेनोमीटर से एक्चुअली में जो करंट फ्लो कर रही है वो आईजी, तो इन्होंने ये पूछा है कि फॉर अ करंट ऑफ अबाउट, यानी गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जो करंट जाएगी वो हमें कैलकुलेट करनी है, यानी कि आईजी निकालना है। सीधा सा कांसेप्ट है, देखिए इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं, हमें पता, अगर आपको अभी फार्मूला याद नहीं, इतना याद है तो भी काफी है,
ए और बी के बीच में गैल्वेनोमीटर भी कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस G है। ए और बी के बीच में दूसरा एक शंट भी कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस है, यानी कि दोनों लोग पैरेलल हैं। अब जब पैरेलल होता है तो आपको पता ही है, पैरेलल होता है तो इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसके बीच में, क्योंकि ए और बी सेम है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस G के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस S के अक्रॉस होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला हम बचपन से जानते हैं, दैट इज V इज इक्वल टू IR। तो A और B के अक्रॉस यदि पोटेंशियल डिफरेंस लेना है G को ध्यान में रखते हुए, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा IG, करंट हो जाएगी, और इसका रेजिस्टेंस हो गया G। अगर उन्हीं A और B के बीच में हम इधर से पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो भी बात वही है, चाहे इधर से देखें चाहे इधर से देखें, लेकिन नीचे से देखने पर जो करंट हो जाएगी वो हो जाएगी I माइनस IG इनटू शंट हो गया। तो बताइए IG की वैल्यू कितनी है? 1, ठीक है। G की वैल्यू कितनी है? G की वैल्यू है 100। I माइनस IG, I की वैल्यू कितनी है? I की वैल्यू है 1 और IG की वैल्यू हमें निकालनी है, और शंट की वैल्यू है 0.1। तो ये यहां से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 1 into 100, ये 0.1 नीचे आ जाएगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू 1 माइनस IG, ठीक है। तो यानी कि 100 बाई 0.1, तो यानी कि ये हो जाएगा IG इंटू G, यानी हमें IG निकालना है। IG की सॉरी यहाँ पर मैंने गलती करी है, यहाँ पर तो IG है ना, यहाँ पर तो IG है, ठीक है, यहाँ पर तो IG है, तो 1 माइनस IG, हाँ ये IG की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है ना, वो तो निकालनी है, यहाँ पर मैंने गलती कर दी, सॉरी। तो यानी कि ये हो जाएगा 100 IG इज इक्वल टू 1 इंटू 0.1 हो जाएगा 0.1 और माइनस 0.1 IG। ये जब इसके इधर ऐड होगा, देखिए ये 100 IG है, ये 0.1 IG है, जब ये इधर आ जाएगा तो ये 100.1 IG बन जाएगा इज इक्वल टू 0.1। तो IG की वैल्यू 0.1 डिवाइडेड बाई 100.1, ये नीचे वाला 100.1 को 100 ही ले लीजिए, तो यानी कि 0.1 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 और 10 की पावर 2, यानी कि IG की वैल्यू 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, ठीक है। IG की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, क्योंकि ये है 10 की पावर माइनस 1 और नीचे 10 की पावर 2, ऊपर जाके 10 की पावर माइनस 3, और 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर का मतलब है मिली एम्पियर, यानी कि 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर, 10 की पावर माइनस 3 का 1 मिली एम्पियर, यानी कि IG की वैल्यू हो जाएगी 1 मिली एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर हमारा करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, आपको क्वेश्चन को कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो CBSE का 2024 का हमारा क्वेश्चन पेपर बेटा सॉल्व हो रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लैंग्वेज ही बड़ी टिपिकल है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है, और चीजें आराम से हो जाएंगी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं आगे। देखिए ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन A ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, अ सर्कुलर लूप A, क्वेश्चन है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस R, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना है बेटा R है, कैरीज अ करंट I, और ये करंट I कैरी कर रहा है, कैरीज अ करंट I, ठीक है। अनदर सर्कुलर लूप, एक और सर्कुलर लूप है, अनदर सर्कुलर लूप, ठीक है, दूसरा सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस, दूसरा एक और सर्कुलर लूप है ऑफ रेडियस छोटा r, और छोटे r की वैल्यू दे रखी है r/20, यानी काफी छोटा है r की तुलना में। इज प्लेस्ड कंसेंट्रिकली, कंसेंट्रिकली का मतलब है कि भैया दोनों का सेंटर एक ही है। इज प्लेस्ड कंसेंट्रिकली इन द प्लेन ऑफ ए, जिस प्लेन में पहला है उसी प्लेन में उसको रखा गया है। चलो बहुत बढ़िया बात है भैया। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद बी, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद बी, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद बी, जो बी से फ्लक्स लिंक होगा इज प्रोपोर्शनल टू, बहुत अच्छा टेक्निकल क्वेश्चन है भैया ये, इज प्रोपोर्शनल टू, जो फ्लक्स दूसरे वाले लूप बी से लिंक होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? पहला ऑप्शन है R, दूसरा ऑप्शन है √R, तीसरा ऑप्शन है R की पावर 3/2,
और चौथा ऑप्शन है हमारा दैट इज आर का स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें फ्लक्स का कंसेप्ट हमारा चलेगा। ठीक है, इसमें फ्लक्स का कंसेप्ट हमारा चलेगा। ठीक, देखिए अब इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस आर है, कैरी से करंट है। अब ये नहीं पता कैसे करंट है, मान के चलो ठीक है ऐसे करंट फ्लो कर रहा है दैट इज आई। और ये लूप समझ लीजिए ऐसे ही रखा है, जैसे सामने व्हाइट बोर्ड है, यानी कि ये वर्टिकल प्लेन में खड़े रखा है इस तरीके से। एक गोल ले लिया और इसको चिपका दिया, पीले कलर का कागज गोल कलर का गोल आकार का यहां पर चिपका दिया सर्कल के आकार का। फिर लिखा हुआ अनदर सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर। एक और सर्कुलर लूप लिया, इस प्लेस कंसेंट्रिकली, यानी कि दोनों का सेंटर सेम, यानी कि एक और सर्कुलर लूप ले लिया अंदर और उसका रेडियस आर है और इस आर की वैल्यू काफी कम है, 1/20 गुना है। इस प्लेस कंसेंट्रिकली इन द प्लेन ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स, इससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। तो अब क्वेश्चन को कैसे करना है, देखिए ये मैग्नेटिक फ्लक्स, अब हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। अगर हम डॉट प्रोडक्ट में देखें तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी डॉट ए। तो यानी कि फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू हो जाएगा दैट इज बी ए कॉस थीटा या फिर बी डॉट ए। ये ठीक है यहाँ पर। तो भाई अगर हमें फ्लक्स निकालना भी है कि इस छोटे वाले से कितना फ्लक्स लिंक होगा, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए, बी ए और कॉस थीटा। सबसे पहले बी, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए भी तो मैग्नेटिक फील्ड तो कहीं दे नहीं रखा है, तो भैया ये तो सीधी सी बात है ना, तो ये पहला सर्कुलर लूप है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है। अगर किसी भी लूप में से या किसी भी वायर में से करंट फ्लो करेगी तो उससे मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, यानी कि जो पहला वाला जो लूप दे रखा है बड़े रेडियस आर का, वो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बनेगा, यानी कि उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। यानी कि अगर इसकी वजह से, और हमें पता है इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर होता है, हमने ये पढ़ा है कोई भी सर्कुलर लूप है उसके सेंटर पर, कोई भी सर्कुलर लूप में करंट अगर फ्लो करेगी तो उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ठीक है, तो क्योंकि इसका रेडियस R है तो ये फॉर्मूला होगा, यानी कि इसकी वजह से सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो 2R बनेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड, अब इस वाले से जब मैग्नेटिक, हमें तो इस वाले से कितना फ्लक्स बनाना है ना, तो इस वाले का एरिया, बड़े वाले का एरिया नहीं है, बड़े वाला तो सिर्फ करंट का काम, मतलब करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा बड़े वाले की वजह से। एरिया चूंकि हमें बी से लेना है तो एरिया हम छोटे वाले का लेंगे, यानी कि इसका एरिया लेंगे। तो एरिया आपको पता है एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज पाई आर स्क्वायर, क्योंकि छोटे वाले से फ्लक्स निकालना, बड़े वाला तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड बनाने का काम करेगा, फ्लक्स हमें छोटे वाले से निकालना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इनटू ये हो जाएगा आर बाई 20 का स्क्वायर। ऐसे ही रहने देते हैं इसको, या फिर ऐसे लिख देते हैं, चलिए पाई आर स्क्वायर 20 का स्क्वायर हो गया 400। अब cos थीटा, थीटा किसके बीच का एंगल है भाई, ये b डॉट ए है। अब बताइए, मान के चलो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, तो करंट देखिए किसी भी सर्कुलर लूप में अगर करंट ऐसे फ्लो करती है तो जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन पे राइट हैंड की उंगली को घुमाइए तो जो अंगूठा निकलेगा वही मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन होगी, यानी कि इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड, इस बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। चूंकि एरिया हमारे सामने ऐसे रखा हुआ है तो एरिया वेक्टर भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि एरिया वेक्टर भी इधर ही होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर, और इसका 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 एरिया वेक्टर ये चूंकि इस तरीके से है, ये देखिए एरिया वेक्टर के लिए क्या करते हैं, जिस प्लेन में एरिया रखता है उसके परपेंडिकुलर, अगर एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है सामने वर्टिकल चपटा, तो इसके सामने इस तरीके से हम एरिया वेक्टर बना देंगे, तो एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। अब हमें फ्लक्स बनाना है, तो फ्लक्स का बी का फॉर्मूला कितना है, बी का फॉर्मूला है म्यू नॉट I अपॉन 2R, ए का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 400, और cos 0 की वैल्यू 1 हो गई। हमें ये पूरा सॉल्व नहीं करना, हमें बस ये पूछा कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखिए ये सब चीजें छोड़ दीजिए, म्यू नॉट आई, यहाँ पर आर लिखा है, यहाँ पर आर स्क्वायर लिखा है, तो कट के आर बचेगा, तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा आर हो गया। आर के क्या रेशियो, आर के किस पावर से यहाँ पर संबंध रखेगा, बस इस तरीके से हमने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ये भी चीज ध्यान रखिएगा। ठीक, ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9।
एक फिगर दे रखा है ग्राफ, फिगर शोस वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल एक प्रकार का ये रेजिस्टेंस ही होता है, हिंदी में कहते हैं प्रेरण प्रतिकार, एक प्रकार का अवरोध है, ऑब्स्ट्रक्शन है करंट के लिए, एसी सर्किट में होता है ये। वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल ऑफ टू आइडियल, ठीक है, आदर्शवादी इंडक्टर्स, टू आइडियल इंडक्टर्स ऑफ इंडक्टेंस L1 and L2, इंडक्टेंस L2, दो इंडक्टर्स हैं L1 और L2 विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा। ठीक है, विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द वैल्यू ऑफ, सिर्फ मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ L1 by L2 इज, ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं A √3, B ऑप्शन है 1 by √3, C ऑप्शन है 3 और D ऑप्शन है दैट इज 1 by 3। और ग्राफ कुछ इस तरीके से दे रखा है, यहां पर बना हुआ है एक्सेल और यहां पर बना हुआ है ओमेगा, और L2 का ग्राफ ऐसे दे रखा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ L2 एंड दिस इज द ग्राफ फॉर L1। L1 का एंगल दे रखा है 30 डिग्री और इस पूरे का एंगल दे रखा है दैट इज 60 डिग्री। ओके, लाइक दिस इज द क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मैथमेटिकल चीजें इसमें लगेंगी। फिगर शोस वेरिएशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक ऐसा फिगर बना हुआ है जिसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल ऑफ टू आइडियल इंडक्टर्स, दो इंडक्टर्स के लिए ग्राफ बना हुआ है, और किसके साथ बना हुआ है, ओमेगा के साथ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। द वैल्यू ऑफ L1 by L2 निकालना है। तो सबसे पहले L1 by L2, अब आप ये देखिए, आपको रिलेशनशिप पता है XL इज इक्वल टू ओमेगा इनटू L। ओके, इसका मतलब अगर हम इसको बेसिक मैथमेटिकल इक्वेशन से, ग्राफ किसके बीच में बना हुआ है, XL और ओमेगा, तो इस XL कौन सी एक्सिस है, y, और ये कौन सी है, x। तो देखा जाए तो एक प्रकार से बेसिकली ये है y और x के बीच में ग्राफ, तो यानी कि ये हो जाएगा y इक्वल टू mx प्लस y इक्वल टू mx जैसा ग्राफ। जब भी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और वो ओरिजिन से पास होता है तो उसकी इक्वेशन से बेस हो सकती है y इक्वल टू mx। तो आप, ये है y और ये ओमेगा है आपका x। तो जब हम इसको इससे रिलेट करें y इक्वल टू mx से, तो समझ लीजिए कि ये देखिए ये x है, ये x है, तो x के साथ जो लगा है वो m, यानी कि स्लोप, यानी कि इसका कितना तिरछापन है, कितना स्लोप है, यानी कि यहाँ पर जो इसका जो स्लोप होगा, यानी कि जो L है, L जो डिनोट करेगा, क्योंकि देखिए x के साथ जो लगा है वो m है, और यहाँ पर x ओमेगा x की तरह ट्रीट कर रहा है, तो ओमेगा के साथ जो लगा है जो L है, तो समझ लीजिए ओमेगा ही जो हो जाएगा वही हो जाएगा दैट इज स्लोप। ओमेगा ही इस कर्व का जो है वो स्लोप हो जाएगा। अब स्लोप हमें ये भी पता है कि स्लोप होता है बेसिकली क्या, tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। इसका मतलब है कि L2 का तिरछापन ज्यादा है, यानी कि L2 की वैल्यू ज्यादा होगी। L1 की वैल्यू, L1 का तिरछापन कम है, यानी कि L1 की स्लोप कम है, ये क्योंकि देखिए हमने सीधे सीधे कहा है कि L जो है इंडक्टर है वो स्लोप को डिनोट करेगा। और स्लोप क्या होता है, एक प्रकार से, अगर आप ये m बराबर m इक्वल टू tan थीटा नहीं भी याद, मतलब अभी यूज तो होगा, लेकिन आप समझ लीजिए जो ग्राफ जितना ज्यादा खड़ा होगा, समझ लीजिए उसका स्लोप उतना ज्यादा होगा। तो यहां पर स्लोप जो m है, प्रवणता, वो किसके द्वारा डिनोट की जा रही है, इंडक्टर L, इंडक्टर उसकी जो इंडक्टेंस है उसी के द्वारा डिनोट की जाती है। तो इसी से पता चलता है L2 ज्यादा तिरछा है तो L2 की वैल्यू ज्यादा होगी L1। लेकिन इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, अरे भाई स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा, और ये L एक स्लोप की तरह काम कर रहा है, यानी कि L2 की वैल्यू हो जाएगी tan, क्योंकि L2 का एंगल कितना है, tan 60 डिग्री, और tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। L1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी tan 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी, 1/√3। हमें L1 by L2 का रेशियो निकालना है। ध्यान दीजिएगा किसका रेशियो, L2 by L1 मत कर दीजिएगा एग्जाम में, क्या पता एग्जाम में L2 by L1 आए कि L1 by, तो यहाँ पर L1 by L2 है, यानी कि L1 by L2 की वैल्यू 1/√3 डिवाइडेड बाय √3। ये √3 ऊपर नहीं जाएगा, ये हो जाएगा 1/√3 into √3, यानी कुल मिला के आ जाएगा दैट इज 1/3। ओके, तो 1/3, देखिए 3 और 1/3 दो ऑप्शन है, तो यानी कि चौथा ऑप्शन हमारा इस तरीके से सही हो जाएगा, दैट इज 1/3। ओके, लाइक दिस 1/3। चलिए, बहुत बढ़िया हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो सारे मतलब हमारे पार्ट्स कवर हो रहे हैं, तो इसको ध्यान से देखिएगा सारे वीडियोस को। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने क्या किया, सीबीएसई 2024 क्लास 12
फिजिक्स पेपर सॉल्यूशन पार्ट 1। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं अभी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, हो सकता है 5-6 क्वेश्चन हमारे 6-7 क्वेश्चन हो गए हो। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन टाइम लगता है उनको कंसेप्ट समझाने में। तो उम्मीद है आपको ये सब समझ में आया होगा, ठीक है। और इसको ध्यान से देखिएगा ताकि पार्ट 2 बहुत जल्दी आएगा। हो सकता है आज ही शाम को आ जाए या फिर कल आ जाए, जब भी आए। तो जल्दी से हम इसको देखिएगा, वीडियोस को जरूर देखिएगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिटेल में पूरा कंसेप्ट के साथ समझाया है, ताकि इससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चंस आए तो आप उसको आराम से सॉल्व करें। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।